गुड इवनिंग टू ऑल। जय हिंद एंड वेलकम टू इस डिफेंस। ठीक है। तो हाँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है जिसमें ठीक है ना, मैं आपका जो सेस्मिक वेव्स वाला जो टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू कवर हियर। ठीक है। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, प्लीज़ नोट्स बनाइए। आपके कोई भी डाउट्स है आप सीधे चैट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है। बाकी कुछ भी हो तो आप यू गाइस कैन रीच आउट टू अस। या तो आप चैट बॉक्स के थ्रू या टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आप लोग जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो पूछिएगा। ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने साइड से अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था आपका। तो आपका टॉपिक रहेगा सेस्मिक वेव्स। ठीक है ना, सेस्मिक वेव्स वी आर गोइंग टू कवर। तो देखो, जब मैं सेस्मिक वेव्स वेव्स की बात करूंगा यहाँ पर तो ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक एक हॉलिस्टिक उसको बोला जाता है। सेस्मिक वेव्स क्या है कि जो भी एक्टिविटीज आपकी अर्थ के क्रस्ट में हो रही हैं बीट ना, जो भी आपके अर्थक्वेक प्राइमरली हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सेस्मिक वेव्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक इसका इसका रिलेशन किससे हम लोग स्टेब्लिश करेंगे, आपके अर्थक्वेक से। तो सेस्मिक वेव्स आपका अर्थक्वेक के रिगार्डिंग रहेगा। अब जो क्रस्ट में जो आपके डिस्टरबेंस की वजह से जो भी आपके डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं, जो वेव्स आती हैं जिसके चलते अर्थक्वेक होता है, जो वाइब्रेशन से अर्थक्वेक होता है वो एक्चुअल में सेस्मिक वेव्स होती हैं। तो सेस्मिक वेव्स का आपका इवेंचुअली प्रोडक्ट क्या है, अर्थक्वेक है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपका सेस्मिक वेव्स का जो आपका है वहीं से आपका क्या कहते हैं किसका क्या कहते हैं जननी होती है आपकी अर्थक्वेक की। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्या, कि आपका ये क्या कहते हैं ये कि किस तरीके से फोकस क्या होता है, एपी सेंटर कहाँ पे है। ठीक है ना। आपके फिर कितना डिस्ट्रक्शन रहता है, क्या हमारे पास मेजरमेंट्स स्केल्स हैं जिससे हम लोग पता करते हैं कि हाँ भाई ऐसा रहता है ना, जिससे भी है। तो वो देखिए। तो पहला देखिए आप, सेसमी वेव फुल ऑफ एनर्जी होता है जो कि ट्रैवल करता है आपके, मतलब ठीक है, जो अभी आपके आपके लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में। तो लेयर जो आपकी ये होती है क्रस्ट में, जो लेयर्स होती हैं ठीक है ना, मेजर माइनर आपकी प्लेट्स होती हैं। तो इन पे क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, टकराते अलग होते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो आपको लेटर ऑन जाके आपके अर्थक्वेक और सुनामी का रूप लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, दैट यहाँ से आपका पॉइंट, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ है उसको हम फोकस बोलते हैं, या उसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है, किसका, अर्थक्वेक का। तो यहाँ पे अगर अर्थ है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और इसके यहाँ पे अगर इसका ये सेंटर है तो इसको हम बोलेंगे आपका फोकस या फिर वो हाइपोसेंटर। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर अबव जो सरफेस में जहाँ पे आपको अर्थ है ना, यहाँ पे आपको ऑन सरफेस जो भी आपको इफेक्ट मिलता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, एपिसेंटर। ठीक है ना, ये आपका एपिसेंटर रहेगा। तो ये चीज होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये बेसिक बेसिक है। अब और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है ना, स्केल्स भी यूज किए जाते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो आपका होता है सीस्मोग्राफ। ठीक है ना, ये सीस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट वी यूज टू मेजरमेंट द वेव्स रीचिंग टू द सरफेस। ठीक है। उसका अलग स्केल्स भी होंगे, रिक्टर स्केल्स भी होता है, मर्केली स्केल भी होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। देखो ये जो टॉपिक है यहाँ से श्योर शॉट आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक या एक से ज्यादा ही मिलेगा। ये नहीं है, ये टॉपिक कभी गायब नहीं होता है आपके एग्जाम से। ठीक है ना, यूपीएससी किसी ना किसी तरीके से इस टॉपिक को डालता ही डालता है। ठीक है, तो आपको ये चीज, ये मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ आपकी सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स के रिगार्डिंग। तो देखो दो टाइप के वेव्स कंसीडर किए जाते हैं, एक होते हैं बॉडी वेव्स और एक होते हैं आपके सरफेस वेव्स। ठीक है। तो अब देखो जो बॉडी वेव्स होते हैं हमने उसको आगे फर्दर सेग्रीगेट किया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी में। और सरफेस वेव, अब देखो जो बॉडी वेव से ही सरफेस वेव जनरेट होते हैं। जब बॉडी वेव से आपके जब क्या कहते हैं हार्ड स्ट्रक्चर को स्ट्रक करती हैं तो उनसे वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। वो वाइब्रेशंस क्या करते हैं, सरफेस वेव का रूप ले लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये चीज आपका रहता है यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो इसी पे आपके बॉडी वेव से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में अच्छा सा पता होना चाहिए। सो देखो एक मिनट रुकना यहाँ पे।
बात करते हैं, मैं एक सिंपल सा सेग्रीगेशन दे देता हूँ आपको, कि ये आपके यहाँ पे हैं बॉडी वेव्स, ठीक है ना। बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स को हमने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक होती है प्राइमरी, जिनको हम बोलते हैं पी वेव्स। एक होती है सेकेंडरी, उसको बोलते हैं एस वेव्स, ठीक है ना। एक होती है प्राइमरी वेव्स और एक होता है आपका सेकेंडरी वेव। तो उसके बाद बात करते हैं, अब ये दूसरे आते हैं सरफेस पे। तो एक्चुअल में जो सरफेस वेव्स, जैसे मैंने बताया आपको, वो आपके इसी से जनरेट होते हैं। ये भी आपका एक टाइप का वेव है। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी वेव होते हैं, ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर के मत होते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जब ये ट्रैवल करते हैं तो ये पैरेलली ट्रैवल करते हैं, अपने प्रोपोगेशन में पैरेलली ट्रैवल करेंगे, जैसे जैसे जा रहे हैं पैरेलल। और ये आपके होते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। ये आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों में ट्रैवल करता है। वहीं पे टॉकिंग अबाउट द एस वेव, दे ओनली ट्रैवल इन सॉलिड, ठीक है ना। और हमारी सरफेस वेव को पी वेव्स भी बोला जाता है, नहीं सॉरी, एल वेव्स। पी वेव्स तो ये हो गए ना, एल वेव्स भी इनको बोला जाता है। जो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया एकदम नटशेल में क्या है। अब हम लोग आगे इसको थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहले हम बॉडी वेव्स के बारे में बात करते हैं। क्या कि दे मूव इन ऑल डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका ऐसा कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं, सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमने इनको दो वेव्स में ट्राई किया हुआ, पी वेव्स और पी वेव्स हो गए और एस वेव्स हो गए, ठीक है ना। पी वेव्स को प्राइमरी रहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है ना। पी वेव्स का लॉन्गिट्यूडल जैसे मैंने बताया नेचर होते हैं, यानी साउंड वेव की तरह। एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पी वेव्स होते हैं आपके, इनको कहीं ना कहीं साउंड वेव्स की तरह इक्विवेलेंट इनका ट्रीटमेंट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका बिहेवियर ना साउंड वेव की तरह होता है। जैसे साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं, वैसे ही आपको आपके पी वेव्स भी ट्रेवल करते हैं। टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी वेव्स, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वेव्स का क्या है कि इनका इनका ट्रांसफर ट्रांसफर नेचर होता है, ठीक है। रिपल्स इफेक्ट ऑन द सरफेस वाटर। आपने पानी में देखा है ना कि ऐसे एक पत्थर डालते तो रिपलिंग इफेक्ट आता है ना। तो जो वेव्स, हल्के हल्के वेव्स बनते हैं, तो उसी टाइप के इफेक्ट आपका किसका रहता है? एस वेव्स का रहता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे प्राइमरी वेव्स के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर सिर्फ एक ही टॉपिक से। अब देखिए कि आपके प्राइमरी वेव्स में क्या क्या आपका रहता है। तो पहली बात चीज ध्यान रखिए क्या, कि प्राइमरी वेव जो वेव हैं वो फर्स्ट टू अपीयर ऑन द सरफेस होती है। क्या होती है? वो आपके सरफेस पे सबसे पहले जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि विच वेव सेट ऑफ वेव्स अपीयर फर्स्ट और अपीयर डिटेक्ट इन द, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके। तो आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है ये, कि ये क्या कहते हैं, ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये आपके सबसे पहले फर्स्ट होती है। तो कहीं ना कहीं इनको वार्निंग वेव की तरह भी कंसीडर किया जाता है, कि ये आपके वार्निंग वेव होते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे बात करते हैं इसमें और क्या क्या है। तो आपको ध्यान रहे लॉन्गिट्यूडनल, जैसे मैंने बताया, लॉन्गिट्यूडन का बस इतना सा मतलब है आपका कि ये जो वेव्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, जब ये ट्रैवल करती हैं तो ये पैरेलली ट्रैवल करती है, यानी देखो ऐसे वेव ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं एक पॉइंट को, तो ये इनका जो, और जो जो आपके ये होती है ऐसे पैरेलली ऐसे वाइब्रेट करते चलते हैं, ठीक है ना। पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम्म। उसके बाद बात देखो, उसके बाद कंप्रेशन वेव्स होते हैं ना। तो ये कंप्रेशन रिफ्रैक्शन करते हैं। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन क्या है कि देखो यहाँ पे, यहाँ से समझिए वाइब्रेशन हो रहा है, लॉन्गिट्यूड इसमें जाके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो देखो एकदम कंप्रेस हो गया, फिर ये बहुत ज्यादा वो हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है, उस पे इसका काम करता है ना। उस वो कहीं ना कहीं इसका मतलब फंडामेंटल का जो ट्रैवलिंग है वो उसका कंप्रेशन रिफ्रैक्शन में रहती है, ठीक है। और उसके बाद बात क्या करते हैं ट्रैवलिंग में, प्रेशर वेव्स डू नॉट प्रोड्यूस, हानि के इसमें उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करते हैं मटेरियल से। यानी रेयर फ्रैक्शन और जो कंप्रेशन होता है, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने से बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई भी आपका मटेरियल होगा तो उसको कंप्रेशन करेगा, उसको रेयर फ्रैक्शन स्ट्रेच करेगा और स्क्वीज करेगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो वो आपका क्रिएट करता है यहाँ पे ये चीज का, ठीक है जी। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे देखोगे, जैसे आपने ये वाला देखो, ये देखो यहाँ पे पी वेव्स है ना। तो पी वेव्स देखो कैसे, पहले ये देखो ये वाला पार्ट पूरा स्ट्रेच हो गया, ये आका एक्सपेंड हो रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, चलो इसमें आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसके बाद क्या है कि इसको कंसीडर किया जाता है कि दीज आर कंसिडर टू बी लेस लेस डिस्ट्रक्टिव इफ आई कंपेयर विद
अदर वन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनको ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की ये नहीं है, और अप डाउन होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। ठीक है, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही आपके ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल करती हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेंसिटी है तो ऑब्वियसली सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड भी उससे कम और गैसेस से कम, तो यही इसका वे ऑफ प्रोपोगेशन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा की स्पीड इसमें रहेगी, इससे कम इसमें, और इस सबसे कम आपके गैसेस में, है ना। तो ये आपका पीवाईक्यू है, यहाँ से पूछा गया है कि आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका वेव का प्रोपोगेशन रहेगा वो किस में ज़्यादा फास्टर रहता है, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, कैसे ये है। अब इनके एग्जांपल दे सकता है कि सीमेंट ब्लॉक हो गया है, बिल्डिंग है, या फिर ओशन सरफेस हो गया, या फिर गैसेस, जो भी इन्वायरमेंट हो गया उसमें। उसके बाद बात करते हैं क्या कि दिस टेक फॉर्म साउंड वेव्स इन द एटमॉस्फेयर। हाँ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि साउंड वेव की तरह एटमॉस्फेयर में काम करते, मतलब एक्सपेंड करते हैं, बस ये चीज़ है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या, कि इसको हम लोग एज अ अर्थक्वेक वार्निंग की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अपने आपके बहुत सारे सेंसिटिव एरिया है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके अभी हम जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। अ, जिसमें आपके गैलापागोस आइलैंड वगैरह ये सारे आते हैं। उसके बाद जापान बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव है, ठीक है ना। आपका इंडोनेशिया हो गया, काफ़ी सेंसिटिव है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं है ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एसओपीस होते हैं आपके, कि अगर कुछ भी रहता है तो प्राइमरी वेव सबसे पहले डिटेक्ट होते हैं, तो अपने एसओपीस कर देते हैं वहाँ पे स्टार्ट। उसके बाद एक यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने यहाँ पे, कि एक एग्जाम्पल है, क्योंकि किसी ने पूछा था मेरे से कि सर कि जो क्या कहते हैं, मरकरी होता है इज मच डेंसर देन आयरन, बट स्टिल आपका जो आयरन है इट इज अ बेटर कंडक्टर, वेयर मतलब कंडक्टर इन द सेंस क्या है, वो आपका साउंड की जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके आयरन में ज़्यादा होती है। द रीजन बीइंग हियर कि इसकी आयरन की जो एटॉमिक इलास्टिसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। एटॉमिक इलास्टिसिटी का सिटी का मतलब समझ लो कि जो आयरन है, अब देखो हमने बात की है, एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ, समझ जाना कि पी वाई ये कहीं तो शायद से सीएससी में क्वेश्चन था ये, हो सकता है। एक मरकरी है, तो हमारी बेसिक आइडिया क्या है कि ये आपका लेस डेंस है, ठीक है ना, ये मोर डेंस है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि देखो ये आपके जिस तरीके से अगर मॉलिक्यूल हैं इसके, मॉलिक्यूलर एटॉमिक इसका ये है, तो ये तो आपका आयरन का है कहीं ना कहीं, और मरकरी का तो बिल्कुल ही बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि मतलब ये ज्यादा टेंशन होने, क्योंकि भाई क्या है कि इसको करेंगे तो इजीली ये मॉलिक्यूल्स है, ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे आगे वाले मॉलिक्यूल के बहुत पास है। बट ऐसा नहीं होता है, ये ज्यादा आपका है, ये ज्यादा साउंड जो क्या कहते हैं ट्रैवल होता है वो इसमें ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, अच्छा वो है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में क्या है, ये पास तो हैं, बट ये जो आपके एटॉमिक होते हैं स्ट्रक्चर तरीके से कि इलास्टिक नहीं है, ये इजीली पास नहीं करते अपने बगल वाले को। वहीं पे ये जो आयरन है वो इजीली पास कर देता है, इसलिए इसको लेस डेंसर होने के बावजूद भी ये आपकी मरकरी से ज़्यादा अच्छा साउंड कंडक्ट करता है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटर इन देन दैट इज इन मर्क्यूरी। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। फ्यू एक्सेप्शन है उसमें से मरकरी है, आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव के रिगार्डिंग। पानी पी लेंगे। अब देखिए, जो सेकेंडरी वेव हैं इनके साथ क्या सीन है, कि देखो ये आपके उसके ऑब्वियस सेकेंडरी नाम है, तो ये आपके प्राइमरी के बाद रिकॉर्ड होते हैं, इनको ट्रांसफर नेचर बोला जाता है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस यानी स्ट्रेस करते हैं और डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो होते हैं, ये जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब क्या है, एक सिंपल सा 3D, मतलब 3D नहीं समझा सकता ना, कि 2D है हमारे पास यहाँ पे, कि अगर एक मॉलिक्यूल से ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, एक इस पॉइंट को समझना अच्छे से। ये देखो जैसे एक ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। तब देखो इसके जो मॉलिक्यूल है वो दो तरीके से होंगे। अगर इसका मैंने यहाँ से एक मतलब एक उठा लिया यहाँ से, तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रैवल आगे तो जा रहा है यूं करके, बट ये अपनी मीन पोजीशन पे, इसकी को अगर मैं जूम इन करूँ तो आपका जो मीन पोजीशन है ये ऐसे ऐसे ट्रैवल हो रहा है। सॉरी, ऐसे ऐसे करें तो परपेंडिकुलर हो गया इसका। ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन से ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है ना। वहीं पर ये आपका जो ये वाला ट्रैवल, ये मैंने एक मॉलिक्यूल उठा के यहाँ पे जूम इन कर दिया, तो ये आपका हो जाता है कौन सा, लॉन्गिट्यूड।
अब मैं ट्रांसवर्स की बोलता हूँ तो ट्रांसवर्स में क्या है, वो ऐसे ऐसे ना करके, अगर यही मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसवर्स उसका वेव का है, तो वो इस तरीके से हो रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो अपनी, यानी वो आगे तो बढ़ रहा है और अपनी मीन पोजीशन पर भी इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिक ट्रांसफर और उसका लॉन्गिट्यूडनल जो आपका वेव का जो भी मूवमेंट होता है वो डिफरेंस होता है क्रेस्ट एंड रो का। तो यहाँ पे क्या होती है, क्रेस्ट एंड रो बनती है ना। उसके बाद क्या है कि ठीक है, अब ये देखो इनकी पोजेस हायर, स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव पावर देन पीवीएस, तो इनको ज़्यादा, इफ आई कंपेयर विद द पीवीएस, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं यहाँ पे ये रहे। उसका एस वेव्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग अभी शेड्यूल में भी पढ़ेंगे कि एस वेव्स होते हैं, दे कैन नॉट पास थ्रू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब क्या है, जो लिक्विड और गैसें होते हैं, उनसे दे कैन नॉट पास थ्रू। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ से क्या चीज़ हो रहा है कि ये आपके किसी लिक्विड से पास नहीं होंगे। तो इससे देखो, इससे मैं आपको बताता हूँ जब हम आगे पढ़ेंगे कि जो कि एस वेव्स होते हैं और जो पी वेव्स होते हैं, इनके जो एरिया बनता है ना, कि जहाँ से डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जितना भी आपके जिस जगह इनका मैग्नीट्यूड नाप वगैरह है, तो इससे हमें अर्थ के कोर के रिगार्डिंग पता चलता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कैसे पता चलता है। हमको थोड़ा सा अर्थ के इंटीरियर का, इसीलिए हमको इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो एस एस वेव्स होती हैं और पी वेव्स होती है, अर्थ के, हमें थोड़ा बहुत अर्थ इंटीरियर के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं सरफेस वेव के। नो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, दैट वाज ड्यू टू द सरफेस वेव्स। सो यहाँ पे देखिए एक बार, चेक करने दीजिएगा मेरी आवाज़, इसमें वॉइस क्लियर, या आई बिलीव इट्स क्लियर, लेट मी चेक, या इट्स क्लियर फ्रॉम माई साइड। कुल, तो एक बार देखते हैं हम लोग, एक मिनट रुकिए, सिर्फ दीजिएगा, पर हम इसको सेट कर दो। cool। सो देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे एस वेव्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो एस वेव्स में आपको क्या याद रखना है कि एक्चुअल में एस वेव अपने आप में जनरेट नहीं होती, दे जनरेट, है ना, आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी वेव्स। तो यहाँ पे देखेंगे द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट, जो आपके सरफेस रॉक हो गए हैं, तो उनसे आपकी न्यू सेट ऑफ वेव्स आपकी जनरेट होती है। ठीक है ना, उनको हम सरफेस वेव बोलते हैं या उनको एल वेव्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आपके ना सरफेस के अलोंग मूव करते हैं। ठीक है ना, ये जो आपकी सरफेस वेव्स होती है, नाम से ही सरफेस, तो सरफेस के अलावा मूव करती है, डीप में नहीं रहेगी। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, अब ये और इनको लॉन्ग पीरियड वेव्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत लंबी लंबी होती है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, एक सिंपल से बता दो, जैसे आपकी दो वेव है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। तो एक वेव हो गई, एक बार आपको एक ऐसे एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको एक वेव से ही बता देता हूँ। जैसे ये वेव है, ठीक है ना, आप लोग आगे पढ़ेंगे इसको। चलो, देखिए क्या वेवलेंथ क्या होती है, देखो मैंने अगर बोला, देखो वेवलेंथ क्या है, जब मैंने यहां से लेके एक इतनी देख लिया है, एक क्रेस्ट आ गया, एक ट्रो आ गया, तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया कवर किया है, ये आपका वेवलेंथ होता है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या है कि देखो, ये जो इतनी ऊंची वेव जा रही है, देखो ये वेव इतनी ऊंची होगी, ये इससे भी ऊंची वेव है, या ये इनको देख लो। तो ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ना, जो जितने ऊंचा जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, सॉरी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट बता रहा था, हाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये जो साइकिल है, जैसे देखो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो मैं क्या बोलूँगा, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी टू है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, कितनी साइकिल्स रिपीट होती हैं, बताओ। साइकिल रिपीट, ठीक है, जितनी साइकिल रिपीट होती है हम उनको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक हो गया। तो इसमें बता रहे जो आपकी क्या है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो वेवलेंथ क्या है कि जैसे दो वेव्स हो गई, एक वेव जा रहा है आपका इस तरीके से, दूसरी वेव क्या जा रही है, इस तरीके से, इसकी क्या है, इसकी वेवलेंथ इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी देखेंगे आप लोग, कहाँ गए थे हम लोग,
हाँ, इसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, लॉन्गर वेवलेंथ है। और देखो दे आर लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवेव शेयर वेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है, एंड दे डेवलप इन द इमीडिएट नेटवर्क नेबरहुड ऑफ द एपिसेंटर। तो ये क्या होते हैं आपके, जो आपका यहाँ पे एपिसेंटर होता है उसके आसपास ही डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका जो भी आपका एस्पेक्ट जिस जगह डेवलप हो रहा है उसके आसपास ही डेवलप होंगे, ठीक है, और इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती ठीक है ना ओनली एट द सर्फेस एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ, ठीक है ना, मतलब इसके आसपास जमीन पर और ज़्यादा गहराई तक ये नहीं जा पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि दे लूज एनर्जी मोर स्लोली विद डिस्टेंस देन द बॉडी वेव्स। तो यानी और अब यही तो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस का क्या, कि यहाँ पे ये जो अपनी एनर्जी होती है बहुत स्लो लूज करते हैं फाइल कंपेयर विद द आपका सरफेस वेव्स होती है, सॉरी आपकी बॉडी वेव्स होती है। बॉडी वेव्स क्या करती है, आपकी एनर्जी जल्दी लूज करती है। एनर्जी जल्दी लूज करने का मतलब है कि ज़्यादा दूर तक आपको ट्रेमर्स या आपके जो भी डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्रॉम इफ आई टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू सरफेस वेव्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा आपकी जल्दी एनर्जी लूज होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पार्टिकल्स मूवमेंट एम्पलीट्यूड है ना, तो इसमें देखो मूव सरफेस वेव इन लार्जर दैट ऑफ मूव एम्पलीट्यूड की बात की ना, तो एम्पलीट्यूड इसे मैंने समझा था। एम्पलीट्यूड क्या है, कि यहाँ के जो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा हाई होगा। ज़्यादा हाई का मतलब क्या है, वही कि आपकी जो वेव्स है वो बहुत ऊंची ऊंची बन रही हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है ना, पढ़ा था ना, ये आपकी एम्पलीट्यूड है ना। और सरफेस वेव को इसलिए हम ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एम्पलीट्यूड के चलते आपके वाइब्रेशन ज़्यादा फील होते हैं, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉज होगा, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बोला जाता है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियस सबसे लास्ट में ही क्योंकि देखो ये बॉडी वेव्स के इंटरेक्शन के बाद सरफेस वेव आते हैं, तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट भी है और काफ़ी लेट भी डिटेक्ट होते हैं, ठीक है ना। सीस्मोग्राफ पे आपके सबसे लास्ट में ये डिटेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपको हो गया ये। हम्म। हाँ, अब बात करते हैं शेडोज, शेडो जोन्स की। शेडो जोन्स की मैं पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें सही कर देता हूँ, चेक कर लूँ मेरे साइड भी ये लिखा है ना। हम्म, तो देखो इसमें ये डेटा है ये एक्चुअली में दूसरी बुक का है, तो प्लीज़ इनको 103 की जगह और 143 की 142 की जगह 5 कर लेना यहाँ पे, अपने 5 है। देखो 1 2 + 2 - 2 का चलेगा, अगर आपको 1023 भी आ रहा है और 5 आ रहा है तो जस्ट गो विद द 5, द रीजन बीइंग बिकॉज इट इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड वी हैव टू अपहेल्ड द एनी आंसर दैट हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी। अगर वो आंसर आपका एनसीईआरटी में है तो भाई आपके लिए फिर वो मतलब एनसीईआरटी इज लाइक अ बाइबल फॉर यूर यूपीएससी एग्जाम्स। तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। फिर मैं इसको जानते ही 145 है ठीक। तो देखो ये एक्चुअल में पुराने, ये वाला जो है ना, ये पुराना वाला है, नए वाले में देखोगे तो 105 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वो वाली बात होगी। अब देखो शेडो जोन्स के बारे में बात करते हैं। शेडो जोन्स क्या है यहाँ पे आपके अर्थ को के रिगार्डिंग। तो देखो शेडो जोन्स का क्या रहता है, कि जब अर्थक्वेक आता है तो देयर आर सम रीजन जहाँ पे आपके ट्रेमर्स फील नहीं होते, जहाँ पे आपका अर्थक्वेक वेव्स है वो ट्रैवल नहीं करते हैं। उसका कुछ फिर उसी से हमको कहीं ना कहीं आइडिया मिलता है अर्थ के इंटीरियर का, कि क्यों ट्रैवल नहीं आता है, मतलब उस जगह पे क्यों ट्रेमर्स नहीं आ रहे हैं, क्यों आपका हलचल नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब जब हम वो देखेंगे तो हमको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिलेगा इसका। तो एक बार देखते हैं आपके शेडो जोन्स देख लेते हैं एक बार। तो पीवीएस और एस एफ के शेडो जोन्स हैं। तो हमको ये पता है कि शेडो जोन जो ऐसे वेव्स है कि दैट इट कैन नॉट पास थ्रू फ्लूइड्स लाइक लिक्विड एंड गैस। सो इसका मतलब क्या है कि हम जब इससे हमें क्या पता चला, कि हमने ये देखा कि शेडो सॉरी जो एस वेव्स होती हैं जब भी वो मूव करती हैं तो देयर आर पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे उनके अफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इसको स्टडी करने के बाद क्या पता चला, जो हमारा कोर है वो कहीं ना कहीं फ्लूइड नेचर का है। फ्लूइड नेचर से क्या होगा, अगर आप ये देखेंगे एस वेव का यहाँ पर पाथ देखेंगे, अगर यहाँ अर्थक्वेक आया है तो इसके पूरा एनर्जी पूरा डेसिपेट होगा। डेसिपेट होते होते तो आप देखेंगे कि आइडियली तो इसको सब कुछ ट्रैवल करके आना चाहिए था, ये सब जगह होना चाहिए था, बट ये जो आपके क्या है यहाँ बिल्कुल कोई फील ही नहीं हुआ। जो एस वेव है उसमें यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, कि जो अर्थ जब इसका क्या कहते हैं, जब भी आपका ये एस वेव्स ट्रैवल करते हैं तो वहां पे कहीं बीच में कोई ना कोई ऐसा एरिया है जिसको आपका लिक्विड है, फ्लूइडिक नेचर का है, तो वो क्या अपने आप से यहाँ से पास होने नहीं देता, तो वो आपकी जो एस वेव वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। तो ये चीज का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो इससे हमको इससे कहीं ना कहीं जो पहले हाइपोथेसिस दी गई थी कि आपका जो अर्थ का कोर है वो आपका लिक्विड में है, तो इसको और ज्यादा बल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिए। जैसे मैंने बताया कि आपका लिक्विड से आपका पास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो आपका अर्थक्वेक पड़ता है तो इससे 105 डिग्री के बाद जितना एरिया है, 105 डिग्री के बाद का, 103 नहीं प्लीज 105 कर लेना इसको। 105 डिग्री के बाद का जो एरिया है वहां पे ट्रेमर्स नहीं आए हैं। तो इसका क्या पता चला कि इसका जो शेडो जोन है आपका वो आपका 105 डिग्री का होता है,
ठीक है ना। 105 डिग्री के बियॉन्ड, 105 डिग्री एंड बियॉन्ड है, ध्यान, बियॉन्ड आपका 105 डिग्री का एस्टेरिस्क का आपका नहीं होता है। ठीक है, क्यों, रीजन क्यों बताया, कहीं ना कहीं इसका लिक्विड जो आउटर कोर है उसकी वजह से वो अपने आप से ट्रैवल करने देता नहीं है, जिसके चलते ये आपके जो एस वेव्स है वो आगे तक मूव नहीं करते। अब बात करते हैं पी वेव्स के रिगार्डिंग। पी वेव्स के रिगार्डिंग आप देखेंगे, अगर पी वेव तो सारी जगह में पास करता है, बट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द जो भी आपके वो है सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखो हमको पता है पहले जैसे यहाँ पे पी वेव आया तो इसने तो अपनी एनर्जी से डेसिपेट कर दी, यहाँ पे पूरा फैल गया। फिर क्या हुआ, लिक्विड हो गया, तो लिक्विड कम डेंस है तो इतना ना ज्यादा कहने का कम फैलेगा, देखो, है ना, क्योंकि वो क्या है उसमें इतनी ज्यादा उसकी ट्रैवलिंग वो नहीं होती। सबसे अच्छा ट्रैवल कहाँ पर, यहाँ से देखो ट्रैवल, पर जैसे ही बाहर आया सॉलिड में फिर से एक्स्ट्रा बढ़ने लग गया ना। तो इसके बीच में हमसे क्या पता चलता है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एरिया है जहाँ पे आपको पीवीएफ्स नहीं डायरेक्ट इनका रजिस्टर रजिस्टर की गई है, आपके जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि पी वेव है, 103 से 145 डिग्री का, जो आप 105 से 145 डिग्री का जो आपका एरिया है वो उसका शेडो जोन है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बियॉन्ड एपिसेंटर रिकॉर्डेड था पीवीएफ बट नॉट एस वेव। इसमें ये बताया कि आप इसके बाद भी पीवीएफ से डिटेक्ट की गई है, एस वेव नहीं गई है, तो हमारा सॉलिड इनर कोर का भी कहीं ना कहीं ये चीज बताती है। ठीक है, अब देखो उसने बताया कि आपका ये जो जोन जोन है इसको शेडो जोन दोनों तरीके बोला गया, बस यही चीज है। हाँ, अब मेरे को जल्दी से आप एक बार समझ लीजिए। ठीक, जो आपके शेडो जोन्स है, ठीक है ना, प्लीज इसको अच्छे से कर लो। ठीक है ना, पी का शेडो शेडो जोन कितना है, पी वेव्स का जो शेडो जोन है, ठीक है, ये आपका है 10, मैं भी 3 लिख रहा हूँ, 105 to 145 डिग्री। और आपका एस वेव का शेडो जोन है 105 बियॉन्ड। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या, कि इसके बियॉन्ड आपका इसका 105 के बियॉन्ड आपका एस वेव का आता है। ठीक है, और हाँ, ठीक है, तो आपने ये चीज कर लिया, इसका इसके प्लीज याद रखना ये दोनों पीवाईक्यू से पूछे जा चुके हैं। रीजन भी मैंने बता दी है, आपका रीजन को भी देखो, रीजन भी आ जाता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो रीजन भी आपका पूछ लिया जाता है। तो रीजन सिंपल सी चीज ये है कि आपके जो इनर कोर आउटर कोर है वो आपका लिक्विड है, जो एस वेव्स को अलाउ नहीं करता है। सिंपल सी बात है, एस वेव को अलाउ नहीं करेगा तो वो दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू। ठीक है ना, के चलते आपका जो पी वेव्स का है ये जो इसका ये शेडो जोन क्रिएट होता है, बस इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग, ठीक है जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। अब देखो अर्थक्वेक मेजरिंग करने के लिए भी ये भी आपका एक अच्छा टॉपिक है। इस पर रिक्टर स्केल पे और मर्कैली पे दोनों पे पूछा जा चुका है। तो देखो कि आपका अर्थक्वेक मेजर करने के लिए दो स्केल्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज रिक्टर स्केल, सेकंड वन इज योर इंटेंस मर्कैली स्केल नेम, ये मर्कैली है, हाईलाइट नहीं किया गया, नजर आया है ना। तो मर्कैली स्केल होता है, रिक्टर स्केल, तो दो स्केल को आप लोग यहाँ पे यूज किया जाता है टू टू असेस द मैग्नीट्यूड एंड द इंटेंसिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सा इसमें से है आपका जो आपका क्या कर रहा हूँ, क्या फालतू कुछ है कैरियर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पता है पूछा जाता है आपसे कि कौन सा इनमें से इंटेंसिटी बताता है, कौन सा एब्सोल्यूट नंबर में बताता है, किसी का स्केल में कितना मतलब क्या उसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं रिक्टर स्केल की, तो ध्यान रखो रिक्टर स्केल होता है, ये आपका बताता है मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जो बोलते हैं 5.6 का मैग्नीट्यूड का आपका earthquake आया है, 7 का मैग्नीट्यूड का आया है, 6.5 का आया है, तो वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू होती है, वो रिक्टर स्केल पे वैल्यू नाम जाती है। ठीक है? तो आपका रिक्टर स्केल क्या बताता है, आपका मैग्नीट्यूड। प्लीज ध्यान रखना रिक्टर स्केल आपका मैग्नीट्यूड बताता है, दिस इज योर पीवाईक्यू। यानी ये पूरे ये जितना है ना इस पे से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो पीवाईक्यू है आपका यहाँ पे। तो आपका रिक्टर स्केल है वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है एब्सोल्यूट नंबर में 0 to 10 क्या है। ठीक है ना, ये वन लाइन ऐसी की ऐसी मैंने, आप अगर बुक पढ़ेंगे तो ये ऐसी की ऐसी मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मर्केली स्केल के रिगार्डिंग। तो देखो RMMI से कुछ भी याद करो, तो मर्केली जो स्केल है वो आपका इंटेंसिटी बताता है। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या है आपका 1 to 12 होता है, देखो वो 0 to 10 था, समझो, वहां पे 0 to 10 था, यहाँ पे क्या है 1 to 12 है।
1 से 12 तक आपका यहाँ पे शो करता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जो मर्केल स्केल होता है वो 1 to 12, उन्होंने 0 to 12 भी दे रखा है, ठीक है ना, और इसको 1 to 10 भी दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए बोला, इतना घुमा घुमा के पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और एक क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है, और आपका मर्केली आपका इंटेंसिटी बताता है, और जो आपका रिक्टर स्केल है वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है, बस। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। पूछ लिया जाए तो वही भगवान वर्ष से जाना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाँ, अर्थक्वेक जोन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो हमने अलग अलग तरीके से जोन्स में डिवाइड किया, हमारे जो एरिया ना अर्थक्वेक का ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है, कैसे किस एरिया में कितने अर्थक्वेक्स हैं। तो मैं आपको जोन्स बता देता हूँ एक बार ना। एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया, एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो, हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 बोलते हैं, 59% ही बोला जाता है, कुछ बुक्स में आपका 54% भी है। आपका जो अर्थ है, आपका अर्थ है वो उसके वो रहेगा, ठीक है ना, क्या कहते हैं आपके, ये अर्थक्वेक है जो प्रोन है आपका इंडिया में, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना चाह रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जोन्स बता देता हूँ, चार है ना, 6 जोन है टोटल, को 4 ही देखने हैं, बस पता होना चाहिए आपको उसके बारे में। तो देखो, ये जोन्स क्या है कि किसमें कितना ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक का, ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ। और देखो, इसको ना अगर कोई भी सीपीएफ का एग्जाम देता है तो उसमें लिख सकता है, सिविल सर्विसेज का देता है तो उसमें ये चीज़ें मेंशन की जा सकती हैं। 5 जोन है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके 5 मेंशन है, तो हमें उतनी देखनी है, ठीक है। तो जोन सेकंड है आपका, है ना। तो यहाँ पे देखोगे, जो जितने जितने जोन ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, उतनी ही उसकी उस एरिया में इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है सेस्मिक एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो आपका अराउंड अराउंड 43 ये है, ये मैं आपके एनसीईआरटी का डेटा लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका हो गया कुछ, जरूर कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ लिया जाए तो आपको बस पता होना चाहिए। है ना, होटल, जोन सेकंड हो गया, जोन थर्ड हो गया, बाद है जोन 4, 7, ठीक है ना। ये आपके 5 जोन है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है क्या, कि ये आपके अर्थक्वेक प्रोन है, यहाँ पे देखा जाएगा। तो देखो, जो जोन 5 है, इट इज अगेन जोन 6 भी, ऐसे ध्यान रखना। जो आपका हिमालय से वो जोन 6 में ही आता है, मतलब जो कि सेस्मिक एक्टिव है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह आपके होते हैं, ठीक है। प्लेट्स का वो, क्योंकि वहाँ पे सबडक्शन हुआ है, सबडक्शन कह रहा हूँ, वो कन्वर्जेंस हुआ है, तो उसके चलते वहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है। तो ये सारा पार्ट हो गया, उसके बाद सुनामी रह रहे हैं आप पे। हम्म, अब एक बार एक दो चीज़ें देख लो आप, यहाँ पे मैं ऐड करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद सुनामी से वो करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो देखिए, एस पी वगैरह में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं जरा। हम्म, ये हो गया। हाँ चलो, मैं आगे बता देता हूँ, उसमें इतना कुछ है नहीं वैसे। बस ये ध्यान रखना है क्या, कि फर्स्ट टू अराइव आपको पता है, पी वेव्स होते हैं, तो उसके बाद आपके एस वेव्स आते हैं, लास्ट टू रिजॉर्ट ऑन सेस्मोग्राफ आपके ये रहते हैं, ठीक है। ये तो करा दिया है मैंने, चल ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे सुनामी वाले उस पर पार्ट पे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिए जरा। देखिए, यहाँ पे आपकी हो गई है वेव्स वगैरह। अब बात करते हैं सुनामीज की। तो देखो, सुनामीज होते हैं एक्चुअल में, ये जो वर्ड है ये आपका जापानीज वर्ड आया है सुनामी, ठीक है। जापानीज वर्ड है, सुना हार्बर वेव बोलते हैं इनको। तो सुनामी एक्चुअल का मतलब है आपका हार्बर वेव्स। सुनामी है
हार्बर वेव, ठीक है। अब देखिए इसके आपके कंडीशंस पूछी जा चुकी हैं, तो आपको ध्यान रखनी है क्या, कि देखो इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं आपकी सुनामी के लिए। सुनामी कैसे नहीं आता सुनामी फर्स्टली, कि आपको जो एपी सेंटर है वो आपका कहाँ पर है, ओशनिक रीजन में है। ठीक है ना, ओशन के अंदर रीजन है, ओशनिक रीजन में है आपका, ओशन के अंदर आता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, कि आपकी जो रिक्टर स्केल की वैल्यू है अबव 5 है। अबव 5 पे अगर रिक्टर स्केल पे अगर वैल्यू आती है तो ही आपका कहीं ना कहीं सुनामी के चांसेस रहते हैं। और रिसेंट भी आपको याद हो प्लीज, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप करंट अफेयर्स में आ सकता है क्या। अभी रिसेंटली कामा चटकुना पेंसिला है, कामा चटका पेंसिला ही है जहाँ पे अभी सुनामी के चांसेस थे, क्योंकि ओशियन में अराउंड 6, 6.5, 6.7, 6.8 के अराउंड का एक अर्थक्वेक आया था ओशियन में। आपका जो कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है लास्ट काम के अराउंड, आई बेरिंग स्टेट ही है कामा चटका नहीं, बेरिंग स्टेट है नहीं, कामा चटका पेंसिल है, ये आपका इधर रशिया है, रशिया के अलावा ना। तो वहां पे आपका क्या आया था, अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया, तो प्लीज उस एरिया को मार्क कर लेना, बहुत अच्छे चांसेस है ग्लोबल न्यूज बनाता हूँ, क्योंकि पूरा एरिया इवैक्यूएट किया गया था। ऑल्दो वो नोमैंस लैंड थी, ज्यादा उसमें चांसेस नहीं थे आपकी क्षति होने के जान माल की, बट फिर भी जो भी एरिया था उसको इवैक्यूएट कराया गया था, क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस थे, अच्छी खासी बड़ी वेव्स आने वाली थी। ठीक है, अगर 6.7 समथिंग का उसका अर्थक्वेक वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था, तो उसके चलते सुनामी आती है। तो ये चीज़ होगी, हार्बर वेव बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, जब आपका ओशनिक वेव्स ओशन के नीचे होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता है, तभी आपका सुनामी आने के चांसेस रहते हैं। और ध्यान रखना है कि जो सोनिक वेव्स होती हैं, तो जो सोनिक वेव्स होती हैं, सोनिक वेव्स एट एपी सेंटर, जो आपके एपी सेंटर पे जो भी आपके सोनिक वेव होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी किसके, आपकी डेप्थ ऑफ द सी, यानी जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ज़्यादा आपकी सोनिक वेव्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके देखो, इसके ना आपके यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, अगर कोई देखना चाहे तो देख लेना, जस्ट फॉर थोड़ा सा एजुकेशनल पर्पज के लिए। ठीक है, ठीक हो गया हमारा पार्ट। क्या ना, इसके बाद वी गोइंग टू स्टार्ट योर वोल्केनो वाला पार्ट। वोल्कन नहीं, अभी हमारे पास अर्थ के वो पड़े हुए हैं, ठीक है। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपका जो है ना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अर्थक्वेक वाला पार्ट। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या हूँ मैं आपका, यहाँ पे मैं आपके टेक्टोनिक्स प्लेट बताऊंगा थोड़ा सा। क्या टेक्टोनिक, आपको आपका इंटीरियर के बारे में बात करने पड़े हैं, देखो वेरियस आपकी लेयर्स हैं, ठीक है ना, सबकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कंफर्म रहता ही रहता है। ठीक है, चाहे वो आपकी डिसकंटिन्यूटी में पूछा जाए, ठीक है, तो दो तीन चीजें, दो तीन तरीके से क्वेश्चन है इसमें से, वो डेफिनेटली उसमें से बनते ही बनते हैं। तो मैं पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए स्टडी अगर इंटीरियर की बात करते हैं हमने, तो मोटा मोटी हमने उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया, फर्स्ट क्रस्ट, मेंटल, ठीक है। फिर अब ये है अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, इस तरीके से हमने उसको आगे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो अर्थ के स्ट्रक्चर के इंटीरियर में देखा जाए तो आपकी ऐसे लेयर्स दी हुई है यहाँ पे, ठीक। ठीक है ना, जैसे कि हमने हुआ, अरे भैया तीन तीन लेयर हो गई, उसके उससे हमारे पास ये है, सब लेयर समझ नहीं है, जैसे हमें लिथोस्फेयर हो गया, एस्थिनोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, ठीक है ना, कि हमने अलग अलग से मेंशन की हुई है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यार ना, हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा हो, बगल में शादी चल रही है किसी की ना, तो उसके चलते थोड़ा सा हो रहा है, ऑल्दो आई एम मैनेजिंग, हो सकता है, बट प्लीज यार जस्ट बेयर विद मी। तो यहाँ पे देखिए, आप देखते हैं यहाँ पर कि जो आपके जो लेयर्स हमारे पास दी हुई हैं, आप इन्हीं के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे हमने पूरा पूरे ये लेयर आपके देखें, देखो क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल होगा, लोअर मेंटल होगा, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, इनके बीच में डिसकंटिन्यूटीज है, मतलब जब एक क्रस्ट या एक लेयर से दूसरा लेयर शिफ्ट हो रहा है तो उसके बीच में ट्रांजिशन एरिया होता है, उसको हमने डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, कि यहाँ से एक जो लेयर है वो खत्म हो रही है, दूसरी चालू हो रही है। तो उन डिसकंटिन्यूटी लेयर्स पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात करें क्रस्ट की, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, आपका जो क्रस्ट है उसमें, क्रस्ट पे देखिए, पहली चीज की कितनी मीटर थिक है, कितने किलोमीटर थिक है। तो ध्यान तो रखना है यहाँ पे, ये आपकी जो क्रस्ट है वो डिपेंड करता है, 8 to 30 किलोमीटर है ये, है ना, 30 to मतलब 40 किलोमीटर मान लो, और 70 किलोमीटर तक जाती है ये, अप टू 70 किलोमीटर।
अप टू 70 किलोमीटर तक जाती है। किस एरिया में? माउंटेन रीज, अगर हिमालय, ये स्पेशली किस एरिया के रिगार्डिंग, ये हिमालयस वाले के एरिया के, जो हिमालय से अगर मैं देखोगे ना, क्रस्ट है ना आपको काफी ज्यादा वो है, ठीक है ना, लेयर्स वगैरह के, ठीक है। अब आपके देखो दो तरीके की क्रस्ट होती है, सबको पता है आपका ना। वो मैंने आपको वो पढ़ा रखा है। आप देखो यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद के हम क्रस्ट का ओवरऑल बात करेंगे। तो देखिए, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट होती है। क्रस्ट में ही हमने दो ट्रांजिशन स्पेस आपके दे रखे हैं, एक है अपर क्रस्ट और एक है लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो देखो, क्रस्ट आपकी थिकनेस ये है। अब देखो, क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, ठीक है ना। ऑल्दो सियाल सीमा हमने पढ़ा था, उसका जो आपकी ओशनिक क्रस्ट होती है और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, बट अभी विल गोइंग टू स्टिक विद दस ओवरऑल ओवरऑल पार्ट, ठीक है। तो आपको क्रस्ट का आपका ध्यान रखना है क्या, कि इट इज अराउंड 1% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है ना। अराउंड एंड अराउंड मोटा मोटी 1% ऑफ द वॉल्यूम में आपको कंसीडर की जाती है आपकी क्रस्ट है जो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने आपको जो एक ओवरऑल बता दिया, 30 टू 50 किलोमीटर तक आपका रहता है टोटल, है ना। उसमें 70 किलोमीटर, 30 50 तो मीन मतलब मीन है, और 70 किलोमीटर माउंटेन रीजन्स तक जाता है। और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें, कॉम्पोनेंट्स की बात करें, तो ध्यान रखना है क्या, सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर द आपके, जो सियाल बोलते हैं जिसको ना, सियाल सीमा हम लोग, और सीमा होता है किसका, ओशनिक क्रस्ट का, है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अच्छा ये डेंसिटी वेंसिटी, अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है सच, ठीक है, डेंसिटी कितना है किसकी नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हाई रहेगी, पत्थर वगैरह होते हैं हैवी हैवी होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इसकी वजह से इसकी आपकी डेंसिटी हाई रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी कि डिसकंटिन्यूटी। अब देखो, इस इसके जो आपके आपकी जो क्या कहते हैं क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट में ही आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है ना। उसको हम बात करेंगे क्या, उसको हम बोलते हैं वो कोनोरा डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो कोनोरा डिसकंटिन्यूटी क्या है, वो समझिए एक बार। जैसे कॉर्नर अब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आपकी जो क्रस्ट है ना, तो हमने उसको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बोला है, जिसको हाइग्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर और आपको क्रस्ट, तो उसके बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी जो कोनोरा डिस्कंटिन्यूटी बोलती है। या फिर सिंपल सा पढ़ लो, अगर ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के, ये ना इनके इनके बीच में ट्रांजिशन एरिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कोनोरा डिस्कंटिन्यूटी। प्लीज इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। हम्म, इसके बाद मेंटल पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा एक्सपेंड और कर देता हूँ इसको, क्रस्ट क्वेश्चन ने मैंने बता दिया वैसे तुमको, थोड़ा सा फिर भी देख ही लो। क्रस्ट को मैंने बता दिया है, हर भी फिर भी देख लो। क्रस्ट में भी मैंने आपको दो तरीके से बताए, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक होता है आपका ओशनिक क्रस्ट। ये एनसीईआरटी वाले थोड़ा सा मैं वो दिखा दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैं थोड़ा एनसीईआरटी पे आप लोग पढ़ोगे ना मेरे से, मैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत चिल्लाता हूँ। रीजन क्या है, जब आप पेपर के पीवाईक्यूज देखोगे तो विल गेट एन आइडिया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्लास क्रस्ट होती है सियाल की, और ये थिक होती है, ठीक है। ये होती है सी माँ की, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, बट देख लो एक बार, थिन, ठीक है। ये चीज होगी, है ना। बट ये पतली होती है बट डेंसर, ठीक है ना, डेंसर होती है। उसके बाद देखो, इसकी मीन थिकनेस है 30 टू 50 किलोमीटर, +- 5 10 चलता है। हो सकता है आपको 40 किलोमीटर आ जाए, हो सकता है आपको 55 तक आ जाए, पर 30, अभी मैंने क्वेश्चन जिसमें अभी रिसेंट बताया मैंने, शायद लास्ट ईयर ही पेपर में आया था, जिसमें उन्होंने 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के अराउंड दिया था। अब दुगना इतना ज्यादा नहीं चलेगा, समझे, +- 5 10 का चलेगा, क्योंकि कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे होगा इतना। बट आप बोलोगे 80 किलोमीटर मीन थिकनेस है। अब मीन थिकनेस है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मीन थिकनेस की। मीन मतलब एवरेज, है ना। किसी जगह 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, बट अगर मैं मीन थिकनेस की बात करूँ तो 30 टू 50 किलोमीटर तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं होना होती है, ठीक है ना। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सीमा हो गया, सीमा आपकी 5 किलोमीटर इसकी मीन थिकनेस है। इसकी जो मीन थिकनेस है इसकी 5 किलोमीटर, ठीक है। चलो, ये वाला पार्ट हो गया। बात करते हैं मेंटल की। अब मेंटल इज वेरी फेमस फॉर दिस वॉल्केनिक एक्ट, जो आपके वॉल्केनिज्म होता है, जो वॉल्केनिज्म का जो भी आपका आ रहा है, वो आपका कहाँ से आता है, मेंटल से आता है। वॉल्केनिज्म से ही आपका, जो वॉल्केनिज्म है आपका मेंटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मेंटल में काफी सारी चीजें तो ध्यान रखना है। पहली चीज कि आपका अराउंड 84% अर्थ का आपका वॉल्यूम है,
अर्थ के वॉल्यूम बात करें तो मोस्टली आपका मेंटल ही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, एंड और इसी में आपकी, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका वो होता है, क्या कहते हैं, इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, तो यहीं पे आपके पायरेट्स से मटेरियल्स वगैरह, सिलिकॉन, मैग्नीशियम वगैरह, एल्यूमिनियम आपके, ये भी आपके इसी लेयर में काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में, यानी यानी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो भी आपके यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। मीन थिकनेस आपका 2900 किलोमीटर दिया हुआ है, ये आपका, अगेन ये आपका कौन सा डेटा है, आपका एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, मीन थिकनेस दी हुई है। अब देखो, बियॉन्ड क्रस्ट के हमारा मेंटल चालू होता है। देखो, क्रस्ट और मेंटल का जो ट्रांजिशन है, ठीक है ना, उसको मोरोविच डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब क्या है, यहाँ से जब क्रस्ट है, क्रस्ट से आप आउटर इनर क्रस्ट से आपका जब अपर मेंटल पे जाते हैं, तो ये जो एरिया है, ये जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, इसको मोरोविच डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसमें आपका डेंसिटी थोड़ी सी हाई रहेगी यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली हैवी मेटल्स वगैरह हो रहेंगे, तो आपकी डेंसिटी हाई रहेगी। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे उसके बाद कहते हैं, अब जो अपर अपर मेंटल होता है, वहां पे आपकी है लिथोस्फेयर। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अपर मेंटल है जो आपकी लिथोस्फेयर, जो कि बसाल्टिक रॉक से कहीं ना कहीं उसका कॉन्स्टिट्यूट, मेन कॉन्स्टिट्यूट बसाल्टिक रॉक, रॉक क्या है, जो लावा वाला जो रॉक होता है ना, उसमें जो जो थोड़ा सा कैसा बताऊँ, फ्लोई लावा, थोड़ा सा जो बेसिक लावा होता है उसका आपका, बसाल्टिक रॉक का आपका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है। और उसके बाद आती है एस्थीनोस्फेयर। तो जो आपका जो एस्थीनोस्फेयर है, दैट इज एक्चुअली द एरिया जो कि आपका क्या है, आपका पूरा वॉल्केनिक रीजन ही है। कन्वेक्टिव सेल वाला जो एरिया है आपका मेंटल में, वो इसी एरिया से, यहीं पे आपकी जो हीट है वो लाई करती है ना। तो यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे एस्थीनोस्फेयर दिया हुआ है, जो आपके इतने किलोमीटर दिया हुआ है, और एक्चुअल में जो आपकी मॉर्विक यूनिवर्सिटी का डिस्कंटिन्यूटी है, वो लिथो एंड एस्थीनो के बीच में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें इसमें डक्टाइल, ठीक है, इसमें देखो वीक डक्टाइल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये दिखा ना, एस्थिनोस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है आपका मेन से सोर्स ऑफ मैग्मा है, और आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स वगैरह इसी पे मूव करती है। यानी ये देखो, पूरा पूल ऑफ मैग्मा है, इसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट है, जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है ना, वो आपके उसी के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन एस्थिनोस्फेयर, इट इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है ना। लिथोस्फेयर किस पे मूव करता है, आपका एस्थिनोस्फेयर पे ही मूव करता है ना। उसके बाद दो कॉन्टिन्यूटी के बारे में और बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल आ गया, ठीक है ना। उसमें रेपिटी होती है, अब आप मेंटल में पहुंचेंगे, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में देखो, इनर क्रस्ट, सॉरी आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में आपकी है मोरविक, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच है रेपिटी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इस वाली डिस्कंटिन्यूटी को हालांकि डिस्कंटिन्यूटी मैं आपको और अच्छे आगे डीप में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेपिटी होती है उसका। देखो, अब देखो, पोर्शन ऑफ द मेंटल है जिसके नीचे लिथोस्फेयर एंड एस्टोस्फेयर है ना, बट ऊपर कोर है, तो उसको हम बोलते हैं मीसोस्फेयर। प्लीज ये लिख लेना, मीसोस्फेयर की इसकी डायरेक्ट आपकी डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका, आई ट्राई कि आपका ये वाला खत्म हो गया, आपका नया वाला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी आपका वॉल्केनिज्म, आई विल ट्राई कि वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। वॉल्केनिज्म खत्म करेंगे। और एक क्लास में तो ऑब्वियस नहीं हो पाएगा, दो तीन क्लास उसके लिए भी लगेगी। उसके बाद हम लोग वो खत्म करते हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।